डम मनी 2020 में कोरोना की वजह से जब हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती है और बिजनेसेस लॉस कर रहे होते हैं, वहीं कैसे एक इन्फ्लुएंसर और उसकी ऑडियंस कमाती है $34 मिलियन, वो भी कई जाइंट फर्म्स को बैंकरप्ट करते हुए। तो आज हम इसी रियल स्टोरी पर बेस्ड एक फाइनेंशियल मूवी जानने वाले हैं जिसका नाम है डम मनी, जिसमें कि हमें एक लॉस मेकिंग कंपनी के बारे में बताया है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो गेम रिटेलर है। ये कंपनी वीडियो गेम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और गेमिंग मर्चेंडाइज रिटेलर के सेगमेंट में काम करती है। मोस्टली इनका बिजनेस ऑफलाइन स्टोर से ही आता है और ये स्टोरी है उस टाइम की जब कोरोना की वजह से सारे बिजनेस बंद पड़ गए थे। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले डम मनी वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। डम मनी का मीनिंग है अनएजुकेटेड रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि अपने इन्वेस्टमेंट पे गलती कर बैठते हैं जिसका कि फायदा उठाया जा सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आम इन्वेस्टर्स जिन्हें शेयर्स का बहुत कम नॉलेज होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा लगाया गया पैसा जो कि डूबने वाला है और उन्हीं पैसों या इन्वेस्टमेंट को डम मनी कहा जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बढ़ते हुए ग्राफ को देख पाते हैं जिसे देखते ही मेलविन कैपिटल मैनेजमेंट के इन्वेस्टर्स और फाउंडर केप की हालत खराब हो जाती है। वो ग्राफ एक लॉस में जाती हुई कंपनी गेम स्टॉप का होता है जिसके शेयर्स के शॉर्ट सेलिंग की गई होती है। शॉर्ट सेलिंग का मीनिंग है कंपनी के शेयर्स को पहले सेल कर देना और फिर जब शेयर्स की प्राइस गिर जाए तब उन्हें बाय करना। शॉर्ट सेलिंग के टाइम ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि शेयर्स की प्राइस फ्यूचर में गिरेगी और शॉर्ट सेलिंग की वजह से शेयर्स पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब बहुत से लोगों को ये नॉलेज नहीं होगा कि जो शेयर्स हमारे पास है ही नहीं उन्हें हम पहले कैसे सेल कर सकते हैं। तो उनके लिए बता दूं कि ये पॉसिबल है कि हम शेयर्स को पहले सेल करके बाद में बाय कर सकते हैं, पर ये कैश सेगमेंट में नहीं कर सकते। ये सिर्फ डेरिवेटिव सेगमेंट में पॉसिबल है। केप जब अपने बिजनेस पार्टनर स्टीव से ये बात करता है तब वो उसे केत के बारे में बताता है जो कि एक यूट्यूबर है और अपने ऑडियंस को फाइनेंशियल एडवाइस दिया करता है। और उसी के कहने पर लोगों ने काफी बड़ी तादाद में गेम स्टॉप कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। जिसके बाद मूवी 6 महीने पहले शिफ्ट हो जाती है कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी। गेम स्टॉप यूएसए की रिटेल गेमिंग शॉप थी जहां कस्टमर्स गेम और उससे जुड़ी एक्सेसरीज खरीद सकते थे। लेकिन गेम स्टॉप 2020 में कोरोना की वजह से काफी लॉस में चल रही होती है क्योंकि उसके बाद गेमर्स ऑनलाइन गेमिंग में शिफ्ट हो गए थे। केत एक आम जिंदगी जी रहा होता है अपनी वाइफ कैलोरीन और अपने छोटे बेटे के साथ। हालांकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती। केत का एक छोटा भाई केविन भी होता है लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। केत को थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज भी होता है और मेनली वो यूट्यूब और रेडिट पर उसी की एडवाइस दिया करता था और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए एक बोल्ड स्टेप लेता है जहां वो गेम स्टॉप से इमोशनली अटैच होता है और इसीलिए ही वो गेम स्टॉप के 53,000 शेयर्स खरीद लेता है। उसका फ्रेंड ब्रिक्सी एक वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर होता है। वो उसके इस डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता क्योंकि वॉल स्ट्रीट वाले गेम स्टॉप की शॉर्ट सेलिंग करने वाले थे और केत वॉल स्ट्रीट से कभी भी नहीं जीत सकता। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। केत यूट्यूब और रेडिट पर काफी एक्टिव रहता है और अपने ऑडियंस को भी गेम स्टॉप के शेयर बाय करने की एडवाइस देता है। उसने अपना पोर्टफोलियो भी ऑडियंस को लाइव दिखा दिया होता है। उसकी ऑडियंस जिसमें कि जेनी नर्स और एक सिंगल मदर जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, केत पर भरोसा करके कुछ शेयर गेम स्टॉप के खरीद लेती है। हालांकि उसकी फ्रेंड उसे मना कर रही थी। वहीं दूसरा है मार्कोस जो कि खुद एक गेम स्टॉप का एम्प्लॉय है और उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं होती। वो अपने बॉस से सैलरी एडवांस में मांग रहा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसका बॉस मना कर देता है तो अपनी बची कुची जमा पूंजी केत के भरोसे इन्वेस्ट कर देता है। वो अपने मॉम डैड के लिए एक अच्छा सा घर खरीदना चाहता था और ऐसे ही 2 कॉलेज स्टूडेंट और कपल हार्मनी और रीत भी गेम स्टॉप के शेयर्स बाय कर लेते हैं। जहां ये दोनों ही केत पर भरोसा करके गेम स्टॉप के शेयर बाई करते हैं, वहीं हार्मोनी की डैड को ऐसे ही एक जाइंट फर्म ने शॉर्ट सेलिंग करके बर्बाद कर दिया था। इसलिए हार्मोनी के लिए गेम स्टॉप को इन बड़ी कंपनीज ने बचाना पर्सनल भी हो गया था और धीरे धीरे लोग इस मोमेंट में जुड़ने लगे और गेम स्टॉप कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ने लगती है और यहाँ एक शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट हो जाता है। शॉर्ट स्क्वीज का मीनिंग है जब किसी कंपनी के शेयर्स में बहुत शॉर्ट सेलिंग हुई हो लेकिन फिर भी शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है क्योंकि दूसरे इन्वेस्टर्स शेयर बाई कर रहे होते हैं, जिस वजह से
शॉर्ट सेलर्स को अपना पोजीशन एग्जिट करना पड़ता है और इसी दौरान जो अचानक से प्राइस राइज होती है उसे शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। जैसा कि केथ और उसकी ऑडियंस ने गेमस्टॉप के शेयर्स को बाय करके किया, वैसे ही कोई भी अपने शेयर्स बेच नहीं रहा था बल्कि और बाय कर रहे थे। इस वजह से मेलविन कैपिटल शॉर्ट स्क्वीज में फंसते रहते हैं और उन्हें भारी नुकसान होने वाला था क्योंकि उन्होंने जो शेयर्स सेल किए थे उन्हें बाय करने के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, मतलब कि उन्हें बहुत लॉस होने वाला होता है। दूसरी तरफ हम बाजू भट्ट और व्लाड टेनेव को देख पाते हैं जो कि रॉबिनहुड ऐप के फाउंडर और ओनर है। दरअसल इसी एप्लीकेशन से लोग बिना कोई कमीशन दिए स्टॉक सेल या बाय कर सकते थे और ज्यादातर लोग अभी रॉबिनहुड एप्लीकेशन का ही यूज कर रहे होते हैं। जब एक रिपोर्टर उनसे पूछती है कि बिना कमीशन चार्ज किए आपकी कंपनी प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रही है, तब वो उन्हें पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो के बारे में बताते हैं, जिसे कि आप एक ब्रिज की तरह देख सकते हैं जो कि क्लाइंट और मार्केट के बीच ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है और इसी तरह से ये कंपनी प्रॉफिट कमाती है। अभी गेमस्टॉप कंपनी की शेयर प्राइस $3 से $65 जा चुकी होती है, जिससे कि हर कोई अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया होता है। गेब को इससे थोड़ी चिंता तो होती है क्योंकि अभी वो लॉस में होता है, फिर भी वो अपनी वाइफ को टेंशन ना लेने को कहता है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन गेमस्टॉप का शेयर प्राइस $100 पहुंच जाता है और गेब को $1 बिलियन का लॉस होता है और ये वही सीन है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में देखा होता है। गेब की वाइफ उससे पूछती है कि अब तक हमें कितने का लॉस हुआ है, तो वो उसे एक नोट पर लिखकर दे देता है। इसे देखते ही वो उसे अपने पार्टनर से बात करने को कहती है। इसके बाद ही वो स्टीव और केविन से बात करता है जो कि सिटाडेल और Point72 जैसी बड़ी फर्म के सीईओ है। केथ अब एक मिलियनर बन गया था क्योंकि उसकी नेटवर्थ हो चुकी थी $23 मिलियन। लेकिन देखते हैं कि अब ये कब तक रहता है, क्योंकि रॉबिनहुड एप्लीकेशन में सिटाडेल की अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट होती है और मेलविन और सिटाडेल के प्रेशर के चलते व्लाड टेनेव को मजबूरन गेमस्टॉप के शेयर के बाइंग बटन को फ्रीज करना पड़ता है, जिससे कि और कोई भी गेमस्टॉप के शेयर बाय नहीं कर सकता था। लेकिन सेलिंग बटन अभी भी काम कर रहा था। वहीं केथ के रेडिट अकाउंट को भी डिसेबल कर दिया जाता है, जिस पर कि वो लाइव आकर फाइनेंशियल एडवाइस दिया करता था और ये तरीका काम कर जाता है। लोग पैनिक करने लगते हैं और शेयर्स को सेल करने लगते हैं और लोगों के शेयर्स को सेल करते ही गेमस्टॉप कंपनी का शेयर प्राइस जो कि $483 है उससे क्रैश होकर $142 आ पहुंचता है। लोग और पैनिक करने लगते हैं और भी ज्यादा सेल करने लगते हैं। व्लाड की कंपनी के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई व्लाड और मेलविन कैपिटल को इसका जिम्मेदार बता रहा होता है। व्लाड सबको यही बताता है कि ये बस एक बग की वजह से हुआ था। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाती है रॉबिनहुड एप्लीकेशन पर और व्लाड से भी कई न्यूज चैनल, ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि इलॉन मस्क भी यही पूछ रहे थे कि एप्लीकेशन में इतनी बड़ी एरर कैसे आई, जिसका कि व्लाड कुछ खास अच्छा आंसर नहीं दे पाता। इतना सब होने के बाद एरर को फिक्स कर दिया जाता है और बाय बटन फिर से वर्क करने लगता है। सारी जायंट फर्म को यही लग रहा था कि अब तो गेमस्टॉप कंपनी के शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि अक्सर ऐसे इंसिडेंट के बाद लोगों का भरोसा कंपनी पर से उठ जाता है। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। लोग और भी ज्यादा तादाद में शेयर्स बाय कर रहे होते हैं और सब फिर से एक बार प्रॉफिट में आ जाते हैं। इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व सारे मेंबर्स को इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा इंटरोगेट किया जाता है और एक मीटिंग अरेंज करी जाती है जो कि पब्लिक होगी, जिसमें कि केथ, गेब, केविन और व्लाड भी शामिल होता है। गेब, केविन और व्लाड यही बताते हैं कि उनका इस इंसिडेंट में कोई हाथ नहीं था और ये सब कुछ सिर्फ एक बग की वजह से हुआ था, यानी कि एरर, और कोई भी पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उन तीनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। वहीं केथ को भी पूछा जाता है कि आप अपनी सफाई में कहो कि तुम्हारे पास कोई भी इनसाइड न्यूज या तुमने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई थी शेयर्स को लेकर। केथ अपनी सफाई में कहता है कि कोरोना के टाइम पर हम सब बहुत लॉस से गुजरे थे, यहाँ तक कि मैंने अपनी बहन को भी कोरोना में खो दिया था। 2010 से 2017 तक मैं अनएम्प्लॉयड था, मगर उसी खाली वक्त में मैंने फाइनेंशियल नॉलेज गेन की और अपनी नॉलेज और एनालिसिस को इस शेयर में लगा दिया और अपनी ऑडियंस को भी यही सलाह दी। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और शेयर्स खरीद लिए और हम सब ने साथ में प्रॉफिट कमाए। हालांकि कुछ जायंट फर्म्स ने शॉर्ट सेलिंग करके गेमस्टॉप के शेयर प्राइस गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन पब्लिक ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और भी ज्यादा शेयर्स खरीदे और इसलिए मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। कैथ ये भी कहता है कि मैं अब भी इन शेयर्स को होल्ड करूंगा। पब्लिक उसके इस आंसर से सेटिस्फाइड हो जाती है और सब बहुत खुश होता है। केथ अगले दिन 50,000 शेयर्स और खरीद लेता है और अपना पोर्टफोलियो लाइव शेयर कर देता है। उसके अगले ही दिन गेमस्टॉप
अब शेयर की प्राइस 3 गुना और बढ़ जाती है। कैथ तो अमीर बन ही चुका था, लेकिन उसी के साथ मार्कस अपने बॉस से भी ज्यादा अमीर हो चुका था। रीत और हार्मनी भी अपने डेब्ट से बाहर आ चुके थे और उन्होंने भी अच्छे खासे पैसे कमा लिए होते हैं, लेकिन जेनी अभी भी अपने शेयर्स को होल्ड कर रही होती है। इसके कुछ टाइम बाद केप की कंपनी को भारी नुकसान होता है और वो बैंकरप्सी फाइल कर देता है। केविन को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। रॉबिनहुड एप्लीकेशन जब अपना आईपीओ मार्केट में लॉन्च करता है तो वो भी बहुत लो प्राइस में ओपन होता है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन उस इंसिडेंट के बाद बहुत खराब हो चुकी थी। कीथ की टोटल नेटवर्थ $34 मिलियन हो चुकी होती है। कीथ इसके कुछ टाइम बाद सोशल मीडिया से दूर हो जाता है और उसके बाद उसने कोई भी पोस्ट या लाइव स्ट्रीम नहीं की होती, क्योंकि वो अब सेटिस्फाइड था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन आपको इस मूवी के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी एक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कीथ के साथ हुआ वो बस एक कोइंसिडेंस था। और 2023 के एंड में गेम स्टॉप की शेयर प्राइस फिर से डाउन होकर $12 आ जाती है और जिसने टॉप में बाई किया था वो लोग अभी भी लॉस में होंगे। तो शेयर के प्राइस बढ़ने या घटने से कंपनी के ऑपरेशंस में उतना फर्क नहीं पड़ता। गेम स्टॉप लॉस में जाती हुई कंपनी थी और इस इंसिडेंट के बाद भी वो लॉस में ही चल रही थी। तो अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर ही करिए, किसी इन्फ्लुएंसर या किसी के कहने पर नहीं, क्योंकि बाउंस बैक की सलाह देने वाला भी आज खुद बाउंस बैक नहीं कर पा रहा है। समझ ही गए होंगे। और ऐसी एक रियल लाइफ स्टोरी जहां कैसे एक फल बेचने वाले ने कमाए 30,000 करोड़, जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पे क्लिक कीजिए।